यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। कैसेट एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ पर देख लीजिए और समझ लीजिए। कंप्लीट एक एक करके मैं डिटेल्स में बताऊँगा कि कैसेट एसी का इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। मैं नज़दीक में ले चल के दिखाता हूँ। बस सेम जैसे स्प्लिट का होता है उसी तरह से होता है। बस ये क्या होता है कि इसको हैंग किया जाता है सेलिंग में, और स्प्लिट एसी को वॉल में हैंग किया जाता है। बस इतना सा ही डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। मैं यहाँ से नज़दीक में दिखाऊंगा आपको कि किस तरह से इसको हैंग किया जाता है कैसेट एसी को। तो यहाँ पर आप देखिए, ये होता है कैसेट एसी। इसमें होता है, इसमें ये ग्रिप बनाया गया होता है, देखिए हैंग करने के लिए। तो ये हैंग करके देखिए, कभी ये यहाँ पर बड़ा वाला बोल्ट है, और यहाँ पे एक सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन यहाँ से साइड से निकलता है, और इसको हैंग करना ही सबसे ये मेन होता है। देखिए सेलिंग में किस तरह से होल मार करके, ड्रिल मार करके, उसके बाद बड़ा सा एक बोल्ट पहना करके यहाँ पर हैंग किया जाता है। इसके साइड में यहाँ पे होता है वाटर ड्रेन, जो कि यहाँ पर अंडरग्राउंड जो ये ना जिप्सम जब लगाया जाता है तो इसके अंडरग्राउंड में ही इसको लगाया जाता है। और यहाँ पर इसका पीसीबी बोर्ड होता है, जो कि सिंपल है इसे रिपेयर करना। ये यहाँ का टॉप कवर हटाएंगे, सीधा पीसीबी सामने आ जाएगा। इसमें सब कुछ सर्किट डायग्राम बना हुआ है, देखिए। लेकिन ये सर्किट डायग्राम से अभी तो हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें सिर्फ ये देखना है कि इंस्टॉलेशन इसका कैसे किया जाता है। टॉप कवर को हम, जो फ्रंट कवर होता है, इसे हम निकाल देते हैं। जहाँ पर हमारा पैनल होता है इसे हम निकाल देते हैं। उसके बाद इसे हैंग कर दिया जाता है इस तरह से। न्यूट्रल और लाइन इसको सप्लाई दी जाती है। ये देखिए, ये सप्लाई देने के लिए यहाँ पर दिया गया है। सप्लाई दिया जाएगा, आउटडोर को आउटडोर से इंडोर को आएगा सप्लाई इसका। बस इसका यही प्रोसेस होता है, और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे स्प्लिट एसी को जैसे हैंग किया जाता है, स्प्लिट एसी को वॉल में हैंग किया जाता है, और इसको सेलिंग में हैंग किया जाता है। और इसमें क्या जानना चाहते हैं? और कुछ तो नहीं, और कुछ बताने वाला तो अंदर कूलिंग कॉइल है, इसके अंदर ये ब्लोअर है, आप देख सकते हैं। ये होता है ब्लोअर। जैसे विंडो एसी का ब्लोअर होता है उसी तरह से इसका भी ब्लोअर होता है। ये कैसेट एसी, इसी को कहते हैं कैसेट एसी, जो कि सेलिंग में हैंग किया जाता है। और इसके बारे में क्या जानना चाहते हैं? क्या, मुझे तो नहीं लगता और कुछ बताने वाला है। चारों कोने से इसे हैंग किया जाता है इस तरह से। दूसरी साइड में मैं दिखाऊं, ये देखिए दूसरी साइड में भी उसी तरह से होल मार करके सेलिंग में हैंग किया गया है। अब ये अंदर ढक जाएगा, जब जिप्सम लगेगा तो ये अंदर ढक जाएगा। बस इसका पैनल सामने दिखेगा। अभी इस कैसेट एसी को हमें खोलना है, और खोल करके थोड़ा सा नीचे लेना है इसको, लगभग 3 इंची इसको नीचे लेना है। इसलिए हम यहाँ पे फिर से आए हैं। तो अभी जब हम नीचे करेंगे तो आप देखिए कि किस तरह से अनइंस्टॉल करेंगे इसको, और फिर से इसे इंस्टॉल करेंगे। बस ये नट हमें खोलना है, खोल करके इसको निकालना है, और ये बड़ा साइज़ थोड़ा सा कट करके यहाँ पे थोड़ा बड़ा साइज़ लगाएंगे, तब ये नीचे आ जाएगा। फिर से हमें इसे इसी तरह से हम हैंग कर देंगे। इसी तरह से चारों कोने पर होता है, बोल्ट लगा होता है, उसी पर हैंग किया जाता है पूरे एसी को। आप देख लीजिए वाटर ड्रेन किस तरह से निकलता है। आप देखिए वाटर ड्रेन, ये आउटलेट यहाँ से चला जाता है वॉशरूम में, या तो किचन में इस तरह से चला जाता है। अंडरग्राउंड पाइपिंग कैसे होता है वो भी समझ लीजिए। अभी यहीं पर देखिए इस तरह से होता है। बाद में जिप्सम लगने के बाद ये ढक जाएगा, नहीं दिखेगा। यहाँ से वाटर ड्रेन निकलता है एक तरफ से, एक कोने से हमारा सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन निकलता है, जो कि आउटडोर को कनेक्ट होता है।
और यहीं से हम सप्लाई देते हैं आउटडोर। यहाँ से सप्लाई हम सीधा भेज देंगे आउटडोर को। देखिए ये पाइप के रास्ते से जा रहा है, ये देखिए यहाँ पर सप्लाई हम देते हैं और ये सप्लाई है ना पाइप के रास्ते से यहाँ से आउटडोर को जाएगा और आउटडोर से फिर वापस इंडोर को आएगा पतले पतले वाले वायर से। यहाँ पे देखिए ये वायर है ना, यहाँ से पहले आउटडोर को जाएगा, आउटडोर से फिर वापस इंडोर को आएगा। और ये हमारा जो कि पीसीबी पैनल जो होता है जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं, ये लगेगा उसमें। एक चीज़ मैं यहाँ पे दिखा दूँ, जो कैसेट एसी जब इंस्टॉल करते हैं ना, तो ये वाला जो बड़ा नट लगाते हैं तो नीचे से हथौड़ी से कभी ठोकना नहीं चाहिए। देखिए जिस टेक्नीशियन ने भी किया है ना, ये देखिए टेढ़ा हो गया है। इसे वापस खोलने में फिर टाइट करने में बहुत दिक्कत होता है अगर टेढ़ा हो जाता है तो। इसे कभी भी करें तो इसे टाइट करें इस तरह से, चूड़ी पर बैठा है इसको, ना कि हथौड़ी से इसे ठोक दें। ठोकने से देखिए क्या हुआ है, ये टेढ़ा हो गया है। जिस वो कोई गधा आके करके गया है जो कि ठोक दिया है सीधा हथौड़ी से, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए इस तरह से आसानी से देखिए कैसे खुल रहा है। काम कुछ मालूम नहीं है। ये होता है प्रोफेशनल काम करने का तरीका। ये देखिए इस तरह से खुलता है। इस तरह से टाइट भी करना चाहिए। जब ऊपर सेलिंग में हैंग कर रहे होते हैं तो कभी भी हथौड़ी से नहीं ठोकें। हथौड़ी से ठोकेगा सही हो जाएगा बोलने का। ये तरीका होता है प्रोफेशनल काम करने का, चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे कैसेट एसी हो। थोड़ा इधर मारा तो स्टेज में मारा है अभी हमको नीचे लेना है। अभी इधर ये थोड़ा इधर का है तो ये इधर लग रहा है। नहीं वो नीचे उतरेगा ना, बराबर आएगा। नीचे आएगा ना ये, हाँ ये थोड़ा नीचे आएगा। अब ये भी खोले पर इधर ऐसे भी रखो तो थोड़ा सा नीचे आने दो। इधर नीचे नहीं आएगा, नीचे नहीं आएगा, पहले दोनों खोलना पड़ेगा। नीचे नहीं आएगा, वो हथौड़ी से थोड़ा नहीं ऐसा मारा, थोड़ा ड्रिल सीधा नहीं मारा, वो स्ट्रेट में। हाँ स्ट्रेट नहीं मारा, वो भी इसको ऐसा करके अंदर लेना पड़ेगा। हथौड़ी मारेगा, हथौड़ी से ऐसा मारेगा। इधर नहीं आएगा, इधर नीचे नहीं वो नीचे नहीं आएगा, वो ऐसा नहीं है। ये दो लाइन हो, दो खोले तक नहीं आएगा वो। ये वाला टाइट कर दो ताकि नीचे ना ले पाए, गिर ना पाए। नहीं टाइट है वो सर में, ये ऊपर से नहीं छोड़ो, खाली तो पकड़ेगा बस। ले हथौड़ी से मारो, सामान थोड़ा ये हो जाएगा। इधर नहीं वो हाथ से हो जाएगा। हाँ हाँ गिराना मत, ये थोड़ा मारे में भी जाएगा, नहीं मिल जाएगा। नहीं जाएगा, वो हाथ से ही जाएगा, लेकिन और नहीं जाएगा। तो अभी इधर थोड़ा मारो, बस ऊपर मारेगा ना सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा थोड़ा जाएगा। हाँ बस थोड़ा हल्का हल्का और मारो, कर दो हल्का और मारो, हो जाएगा। हाँ बस देखो अभी दोनों खोलो में पार्टी करके लाएगा, पार्टी करके लाएगा। नहीं ऊपर नहीं आएगा। मुश्किल है, एक वैसा है बस, नीचे एक वैसा रहेगा। इसमें टाइट मत करो, खाली थोड़ा हल्का। नहीं बस ना, तो नीचे आएगा। दोनों इधर नहीं तो दोनों नीचे कर दो, दोनों खुला हुआ है, बस ये वाला खोलना है और ये वाला खोलना है।
ये मुश्किल है थोड़ा। हाँ ये मुश्किल है थोड़ा। मुश्किल है, चलो मेरे सब घूम जाए, मेरा सब घूम जाए। हाँ 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 इधर 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 आदमी का काम है, हम लोग क्यों लगा रहे हैं? मुझे मुश्किल है भाई। पकड़ना पड़ेगा? नहीं, हम लोग पकड़े हैं मंदिर में। बैठ गया, मैं बोल रहा था। अच्छा इधर बैठा है। हाँ बैठा है, लेकिन थोड़ा नीचे चाहिए था। बैठा है। इधर अच्छा से बैठा है। बड़ा रूम पर चल जाओ। सीढ़ी निकल गया। इधर बैठाने के लिए मुश्किल है भाई। एक होना मुश्किल है। पड़ेगा। खुलेगा भी नहीं सर, हमारे से मारा। वीडियो बना ये खुलेगा ही नहीं, वो उसके साथ हाथा भी मार दिया इसने। अच्छा ये वाला यूज करके हाथ से डालेगा। वो 40 का बैठ के लो। अरे हाँ अभी कुछ मत करो, जगह में जल्दी। अच्छा कितना नीचे आया है अभी? इतना सही है ये? सही है सही है सही है। बस 40 का और 2 कट आएगा बस, और 2 कट के मिलाएगा फाइनल हो जाएगा। बंद करने करो फ्लैश। इथं मिदात पडे किती असायचे का कळलं आपली अभी मत चलाओ, पकड़ा नहीं तो गिर जाएगा। नहीं इधर पकड़ा है, पादल साइड कर दिया है, इधर पकड़ा है। अब इधर से नीचे लूंगा, फिर उधर से नीचे लेना है, फिर नीचे हो जाएगा। ये होता है तरीका कैसेट एसी को स्टोर करने का, जो कि सीलिंग में स्टोर किया जाता है।
कंट्रोल करना आसान होता है, चाहे कैसेट एसी हो, स्प्लिट एसी हो, कोई भी एयर कंडीशनर हो। लो वहाँ से निकालो। और मोबाइल गिरेगा, पकड़ना भाई, टूट जाएगा। सीढ़ी मत छूना। ये सीढ़ी इधर है, गिरेगा न सुनने फिर टूटेगा। जल्दी जल्दी कर नहीं है। एक स्प्लिट एसी को ऑन किया, ऑन करते ही एमसीबी ट्रिप हो गया। उसके बाद इंडोर के पीसीबी को चेक किया, पीसीबी भी सही था। आउटडोर डायरेक्ट चलाया, आउटडोर भी चल गया, फिर भी ट्रिप नहीं हुआ। तो उसके बाद अब फॉल्ट कहाँ, फिर उसके बाद नया वायर चेंज किया, जो कम्युनिकेशन वायर होता है उसको हमने चेंज किया, उसके बाद ट्रिप होने लगा। अब इसमें चेक करेंगे कि आखिर फॉल्ट कहाँ पे है, एक एक करके जानेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें ऐसे यूजफुल वीडियो देखने के लिए। तो हम टॉपिक की बात करते हैं कि इसको कैसे हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि फॉल्ट कहाँ पे है। आखिर वायर भी चेंज किया, फिर उसके बाद भी ट्रिप क्यों हो रहा है, जबकि आउटडोर को डायरेक्ट चलाया तो आउटडोर चल रहा है डायरेक्टली, बिना इंडोर के। आउटडोर डायरेक्ट चल रहा है, इंडोर को भी चेक किया, इंडोर भी चल रहा है, पीसीबी भी सही है, तो फिर फॉल्ट क्यों हुआ, ऐसा ट्रिप क्यों हो रहा है। तो चलिए इसे हम समझ लेते हैं और सीख लेते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल। तो अब पहले हम टेस्टिंग कहाँ से शुरू करेंगे, जो रूल्स होगा है, जो नियम होता है चेक करने का, उसे हम कैसे चेक करेंगे। इंडोर को सबसे पहले हमें इंडोर आउटडोर को चलाएंगे, एमसीबी ट्रिप हो गया, ठीक। अब इंडोर के पीसीबी से जो आउटपुट निकल रहा है उसे हम क्या करेंगे, जो आउटपुट निकल रहा है, एक पीसीबी के इंडोर में जो होता है, इंडोर में जो वायर जाता है, एक न्यूट्रल एक लाइन जाता है, उसके बाद इंडोर ऑन हो जाता है। अब इंडोर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद पीसीबी अपना वर्क करता है, फिर 2 मिनट के बाद आउटपुट सप्लाई निकालता है। किसके लिए? कंप्रेसर के लिए, यानी कि आउटडोर सिस्टम के लिए, आउटडोर को चलाने के लिए। तो किसी किसी पीसीबी में सिर्फ 2 वायर निकलते हैं और किसी किसी पीसीबी से 4 वायर निकलते हैं, 3 वायर निकलते हैं, जो कि एक फैन मोटर के लिए अलग होता है, कंप्रेसर के लिए अलग होता है कमांड लाइन, और एक जो होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए अलग होता है। लेकिन कुछ एसी में ऐसे होते हैं जिसमें 2 ही वायर निकलते हैं। तो प्रोसेस सेम होता है, तरीका सेम होता है काम करने का भी और चेक करने का भी। तो अगर न्यूट्रल सप्लाई 2 वायर निकल रहे हैं, पहले हम 2 वायर समझ लेते हैं। 2 वायर अगर निकल रहे हैं तो उस 2 वायर को आपको निकाल देना है। एक सी लिखा होता है, या तो सी नहीं लिखा होता है, वैसे ही एन यल करके लिखा होता है न्यूट्रल लाइन। तो उन 2 वायर को जो आउटपुट निकल रहा है, इनपुट तो इंडोर को चलाने के लिए है, पीसीबी को ऑन करने के लिए, लेकिन आउटपुट जो निकल रहा है ना, उन 2 वायर को निकाल देंगे बाहर चेक करने के लिए। उसके बाद एमसीबी को ऑन करेंगे। एमसीबी ऑन हो जाता है, 1-2 मिनट इंतज़ार करते हैं। अगर ऑन हो जाता है, ब्लोअर चल देता है। आउटपुट सप्लाई आपको कैलमीटर से चेक करना है, जो 2 वायर हमने निकाला है वहाँ पर 220 का करंट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। आउटपुट 220 का करंट अगर निकाल दिया है चेक करने पर, कैलमीटर में 220 का करंट बता रहा है, तो और इंडोर भी चल रहा है, 2 मिनट 3 मिनट वेट करें जब तक कि ब्लोअर ना चल जाए, जब तक कि आउटपुट सप्लाई निकाल ना दे पीसीबी। आउटपुट सप्लाई निकाल दिया और एमसीबी ट्रिप नहीं हुआ, तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर बिल्कुल परफेक्ट है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। पीसीबी बाहर निकाल करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है,
डायरेक्टली ऐसे ही चेक हो जाएगा। आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है 220 का, तो फिर समझ लीजिए कि पीसीबी बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, यानी कि इंडोर बिल्कुल सही है, इंडोर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इंडोर चालू किया आपने, फिर इंडोर ट्रिप हो गया तुरंत, यानी कि आउटडोर का सप्लाई हमने निकाला हुआ है 2 वायर और फिर भी इंडोर ट्रिप, फिर भी एमसीबी ट्रिप हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें मोटर की सप्लाई चेक करनी है, मोटर में कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, पीसीबी के आउटपुट में कहीं तार शॉर्ट तो नहीं हो गया है पीसीबी में, ये हम चेक करेंगे। जो आउटपुट सप्लाई निकलता है ना पीसीबी से, उन 2 वायर को हम चेक करेंगे कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है आपस में, या फिर पीसीबी जल करके उसके जो प्रिंटिंग होते हैं, प्रिंटिंग कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया है, रिले कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गया है उसका पॉइंट। तो ये सब चेक करने के बाद रिले का पॉइंट ऐसे शॉर्ट नहीं होता है, प्रिंटिंग में ही शॉर्ट होगा, या फिर दो वायर निकल रहे हैं आउटपुट सप्लाई के लिए, वहाँ पर शॉर्टिंग होगा, ये आप चेक कर लेंगे। इंडोर का काम खत्म हो गया। इंडोर में इतना ही चेक करना होता है, इंडोर का ब्लोअर मोटर। उसके बाद प्रिंटिंग आपको चेक करना है, प्रिंटिंग कहीं जल के शॉर्ट तो नहीं हुआ है हाई वोल्टेज एरिया के साइड में, या फिर आउटपुट सप्लाई जो 2 वायर निकल रहे हैं, कमांड लाइन और एक न्यूट्रल निकल रहा है, वो कहीं शॉर्ट तो नहीं आपस में, ये आपने चेक कर लिया। इंडोर का काम फाइनल हो गया। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है इंडोर को हम फिक्स कर देंगे। अब हमें बात करनी है कि इंडोर तो क्लियर हो गया, इंडोर का सप्लाई आउटपुट निकाल रहा है, उसके बाद हमें आउटडोर में अब चेक करना है। इंडोर चल गया मानिए, और आउटडोर का जो 2 वायर है ना, कमांड लाइन और एक न्यूट्रल, दोनों को वायर को हम कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट करने के बाद यानी कि आउटडोर का सप्लाई अब पहुँचने लगा है। अब इसके बाद ट्रिप होता है तो हमें क्या चेक करना है। अब कम्युनिकेशन वायर अगर थोड़ा दिक्कत है, कभी कभी अंडरग्राउंड होता है, तो अंडरग्राउंड होने की वजह से क्या होता है कि हम अच्छे से चेक नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंडरग्राउंड होता है ना, पाइप के अंदर होता है और हम चेक नहीं कर पाते हैं उसको। तो सीधा हमें कैसे चेक करना है, आउटडोर को चेक करना है। वैसे कम्युनिकेशन वायर में जल्दी फॉल्ट नहीं होता है, अगर अंडरग्राउंड होता है तो जल्दी फॉल्ट नहीं होता है, इसको समझ लीजिए। अगर बार कहीं होता है तो हो सकता है कि शॉर्ट हो गया, तो उसे हम बाद में चेक करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस थोड़ा दिक्कत होता है कम्युनिकेशन वायर को चेक करना। अब हम डायरेक्ट आउटडोर को हम चेक करेंगे, आउटडोर को डायरेक्ट सप्लाई देंगे। तो आसान तरीका है, आउटडोर को एक एक्सटेंशन बोर्ड आपके पास होने चाहिए, आउटडोर को डायरेक्ट न्यूट्रल लाइन सप्लाई देंगे, आउटडोर का फैन मोटर और कंप्रेसर चल जाएगा अगर सही होगा तो। अगर उसके बाद भी अगर ट्रिप हो जाता है एमसीबी, यानी कि जो एमसीबी आपके एक्सटेंशन बोर्ड में लगा होना चाहिए चेक करने के लिए, अगर फिर भी अगर ट्रिप हो जाता है तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर में शॉर्टिंग है, या फिर आउटडोर के कहीं सर्किट में शॉर्टिंग है, या तो आउटडोर फैन मोटर में शॉर्टिंग है। अब इसे कैसे चेक करना है, उसे चेक करने के लिए कंप्रेसर का टर्मिनल हमें उतार देना है। एक रनिंग का, तीनों ने उतार दें तो भी बेहतर होगा, तीनों टर्मिनल के वायर हमें उतार देना है। फिर उसके बाद चलाना है उसी सप्लाई में दे करके, आउटडोर में जो मेन सप्लाई होता है। अगर फैन मोटर चल गया तो फिर समझ लीजिए कि कंप्रेसर में फॉल्ट है, अगर फिर भी अगर ट्रिप हो गया तो फिर समझ लीजिए फैन मोटर में फॉल्टी है। फैन मोटर को चेक करेंगे और कंप्रेसर को सप्लाई दे, कंप्रेसर का जो टर्मिनल हमने निकाला उसे लगा देंगे। अब उसके बाद फिर से हमें चलाएँगे। फिर अगर आउटडोर का फैन मोटर निकाल दिया हमने, तो इसमें इन दोनों में ही फॉल्ट होगा, कहीं या तो आउटडोर फैन मोटर में, या तो कंप्रेसर के टर्मिनल में, या तो जो वायरिंग होता है आउटडोर में, थोड़ा सा वायरिंग होता है कैपेसिटर से लेकर के कंप्रेसर को, या फिर कैपेसिटर से लेकर फैन मोटर को, या फिर थोड़ा सा वायर होते हैं वहाँ पर जो इधर उधर सप्लाई दी जाती है कंप्रेसर को, फैन मोटर को। तो उस वायर में हम चेक करेंगे, उस वायर में कहीं कटा फिटा तो नहीं है, न्यूट्रल लाइन कहीं शॉर्ट तो नहीं है, कंप्रेसर का टर्मिनल चेक कर लेंगे, आउटडोर का फैन मोटर चेक कर लेंगे। ये तरीका होता है। अब देखिए, आउटडोर फिर भी अगर डायरेक्ट चलाने पर चल गया, ट्रिप नहीं हुआ, तो हम क्या चेक करेंगे। आउटडोर की बात तो ख़त्म हो गई चेक करने की। एक फैन मोटर होता है, एक होता है हमारा कंप्रेसर, और एक थोड़ा सा उसमें वायरिंग होता है, वही कंप्रेसर को और फैन मोटर को, उनको चेक कर लेंगे। उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, मतलब अगर फॉल्ट है तो उसे सॉल्व करना है, नहीं फॉल्ट है तो डायरेक्ट सप्लाई देंगे आउटडोर को। आउटडोर चल गया तो फिर समझ लीजिए कि इंडोर भी चल गया है आपका, आउटडोर भी चल गया। अब हमें चेक कहाँ करना है, कम्युनिकेशन वायर। कम्युनिकेशन अगर अंडरग्राउंड है तो दिक्कत होगी आपको चेक करने में, तो आपको पूरा कम्युनिकेशन वायर निकालना है। उसके बाद निकाल करके देखना है कि शॉर्टिंग कहाँ से है, बीच में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग मिल ही जाएगा। अगर उसमें कहीं फॉल्टी है, कहीं जल करके शॉर्ट हो गया है, तो उसे आप नया वायर चेंज करें, या फिर वायर टेप लगा करके उसे फिक्स कर दें। ये तरीका होता है। ऐसा नहीं कि इंडोर आपने डायरेक्ट चलाया चल गया, और आउटडोर डायरेक्ट चलाया चल गया,
और कम्युनिकेशन वायर आपने न्यू चेंज कर दिया फिर भी ट्रिप हो रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। अगर आपने सप्लाई सही दिया होगा इंडोर से लेकर के आउटडोर को, अगर आप सप्लाई सही है, कोई फॉल्ट नहीं है सप्लाई देने में, आपने न्यूट्रल की जगह लाइन, लाइन की जगह न्यूट्रल, या फिर अर्थिंग की जगह लाइन आपने दे दिया, ऐसा अगर आपने नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका सिस्टम चलेगा। तो ये होता है प्रोसेस चेक करने का। अगर इस तरह का फॉल्ट हो रहा है, एमसीबी ट्रिप हो रहा है, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी एसी हो, चाहे 3 वायर वाला एसी हो, यानी कि 3 वायर वाला होगा तो फैन मीटर के लिए अलग होता है, एफ लिखा होता है, वी के लिए 4 वे रिवर्सिंग वाल्व होता है, और कंप्रेसर के लिए सी लिखा होता है। 3 वायर जाते हैं और 1 न्यूट्रल होता है। तो उस तरह से अगर होता है तो भी आपको फैन मोटर चेक करना है, कंप्रेसर चेक करना है, और 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का वायर चेक करना है। इतना सा चेक करना होता है आपको, चाहे कोई भी एयर कंडीशनर हो, तो आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाए सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। इससे पहले मैं एक वीडियो बना रखा हूँ बिल्कुल प्रैक्टिकल, कि एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो क्यों होता है, डक्टेबल में भी बना रखा हूँ, और मिनी होम एयर कंडीशनर होता है, रूम एयर कंडीशनर, उसमें भी मैं बना रखा हूँ प्रैक्टिकल, कि अगर एमसीबी ट्रिप हो रहा है तो कौन कौन से फॉल्ट होते हैं, उसे देख करके आप चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके वीडियो को देखिए और सीखिए। आज का ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि ये आप देख सकते हैं हम एक पाइप में फ्लेयर बनाने वाले हैं फ्लेयरिंग टूल की मदद से। ये हमारे पास फ्लेयरिंग टूल है, और आपके पास कौन कौन सा टूल होना चाहिए बनाने के लिए। एक नोज प्लायर होना चाहिए, फ्लेयरिंग टूल होना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं अलग अलग साइज़ का इसमें फ्लेयरिंग टूल है, ट्यूब कटर होना चाहिए, और एक आपके पास फाइल होना चाहिए, और जो कॉपर पाइप में आप फ्लेयरिंग बनाना चाहते हैं वो कॉपर पाइप होना चाहिए, और फ्लेयर नट होना चाहिए। तो इसकी मदद से हम कैसे फ्लेयरिंग बनाएंगे, वो एक प्रोफेशनल फ्लेयरिंग, किस तरह से तरीका क्या होता है, आप देख लीजिए और समझ लीजिए अच्छे से। बिल्कुल प्रैक्टिकल एक एक करके बारीकी से मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ये फ्लेयरिंग हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी है। यहाँ पर एक आप देख सकते हैं एडाप्टर, जो कि एक 5/8 का, जो इंडोर में जो ऐसे लगा होता है ना, हाफ यूनियन, वहाँ पर इसे हम फ्लेयरिंग जो कॉपर पाइप को हम कनेक्ट करते हैं इस तरह से, उसमें क्या था कि ये 5/8 का था, और यहाँ पर जो आउटडोर से आ रहा है ना वो हाफ का था, 1/2 का, जिससे क्या होता है ये एडाप्टर लगाने की ज़रूरत पड़ी थी। तो 5/8 की जगह पे हम एडाप्टर लगा करके इसको 1/2 का हम बनाए थे, तब वहाँ पर फ्लेयरिंग हमारा बैठा था। लेकिन ये हमारा फट जाने की वजह से, ये अब मैं दिखाना चाहूँगा, देखिए ये एडाप्टर है ना फट गया था, देखिए यहाँ पे बीच में से फट गया था, जिसकी वजह से यहाँ से गैस लीक हो गया था। अब इस तरह का सेम एडाप्टर मिला ही नहीं मुझे मार्केट में, इसलिए मुझे अब एडाप्टर को हम निकाल करके अब जो 1/2 का था उसे हम 5/8 का हम बनाएंगे, फ्लेयर बना करके ये पाइप को हम कनेक्ट करने वाले हैं। तो बिल्कुल कल मैं प्रैक्टिकल दूसरे इससे बाद का जो वीडियो होगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा, कि किस तरह से हम उसे चेंज करेंगे, 1/2 को हम 5/8 में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी हम फ्लेयर बना लेते हैं, उसके लिए फ्लेयरिंग नट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ से हम पाइप कट कर देते हैं, जहाँ से टेढ़ा है पाइप, यहाँ से देखिए यहाँ से पाइप टेढ़ा है। अब यहाँ से हम कट करेंगे और यहाँ से कट करेंगे, यहाँ से इतना पाइप हम लगाने वाले हैं। तो पाइप को कट करने के लिए आपके पास ट्यूब कटर होना चाहिए। ये ट्यूब कटर को हम लगाएंगे पाइप में, और किस तरह से कट होता है इसको भी देख लीजिए। यहाँ से टेढ़ा है, अब यहाँ से हम यहाँ से कट कर देंगे पाइप को, थोड़ा सा टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है। 2 राउंड घुमाने के बाद फिर से थोड़ा सा टाइट करेंगे, फिर से राउंड घुमाएंगे। ये जल्दी जल्दी होता है, लेकिन मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूँ। 2 राउंड घुमा लेंगे, जब तक ढीला ना हो जाए तब तक घुमा लें ऐसे 2-3 राउंड। घुमाने के बाद फिर थोड़ा सा टाइट करें, फिर उसके बाद इसे घुमा लें इसे 2-3 राउंड। घुमाते समय इधर उधर नहीं होना चाहिए ट्यूब कटर।
ये हमने घुमा लिया, फिर थोड़ा सा टाइट करेंगे। जैसे जैसे टाइट करेंगे वैसे वैसे कॉपर पाइप कटता जाएगा। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए कॉपर पाइप कट रहा है ना, दिखाई दे रहा होगा किस तरह से कट रहा है। तो इसे हम इस तरह से कट करके हम टेढ़ा वाला पाइप निकाल देंगे। 5/8 का पाइप है। फिर से हम राउंड घुमाएंगे। देखिए जैसे जैसे घुमा रहा है कटता जा रहा है पाइप। देखिए कट रहा है कैसे। थोड़ा सा और टाइट करेंगे, थोड़ा और रह गया है कटने के लिए। ये छोटा वाला ट्यूब कटर मैं इसलिए यूज करता हूँ कि ये कोने कोने में कहीं भी बैठ जाता है अच्छे से, इसलिए मैं छोटा वाला ट्यूब कटर यूज इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा सा और घुमाएंगे, ये पाइप कट जाएगा। ये देखिए कट गया। देखिए ये बिल्कुल, अभी देखिए इसमें कुछ करना बाकी है। क्या करना है इसको अभी समझ लीजिए। पहले मैं और कट कर लेता हूँ एक और, जो जहाँ से मुझे फ्लेयर करना है। तो इतना बड़ा मैं कट कर लेता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा मुझे जॉइंट करना है। तो जॉइंट तो अभी छोड़ दीजिए, कल मैं प्रैक्टिकल बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं फ्लेयरिंग करके मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि फ्लेयर मैं इसलिए यहाँ कर ले रहा हूँ क्योंकि कल मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, तो वहाँ पर मुझे फ्लेयर करने का टाइम नहीं रहेगा, इसलिए मैं यहीं पर बना लूँगा फ्लेयर। मैं इसे जल्दी जल्दी कट कर लेता हूँ। जैसे जैसे घुमाते जाएंगे वैसे वैसे कटता जाएगा। आई होप कि मेरी वॉइस क्लियर सुनाई दे रही होगी आपको। थोड़ा सा टाइम लेता है छोटा ट्यूब कटर, लेकिन कट जाता है, ऐसी बात नहीं है। छोटा ट्यूब कटर मैं इस्तेमाल करता हूँ, आसानी से कहीं भी किसी भी कोने में बैठ जाता है, और बड़ा वाला ट्यूब कटर कोने कोने में नहीं बैठ पाता है, इसलिए मैं छोटा ट्यूब कटर इस्तेमाल करता हूँ। एक कट गया पाइप। अब इसको हम साइड में कर लेते हैं, और इसमें हम फ्लेयर बनाने वाले हैं। बिल्कुल सीधा पाइप है ये। अब फ्लेयर बनाने के लिए देखिए, एक तो आता है, एक टूल्स आता है जो कि अंदर को अच्छे से, इसे जो अंदर का हिस्सा है ना, जो बढ़ा हुआ है बिल्कुल नुकीला, उसे अच्छे से कर देता है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। तो हम यहाँ पर हम इस नोच प्लायर का यूज करेंगे। देखिए इस तरह से घुमा देंगे ना, तो अंदर का क्या हुआ वो साफ़ हो गया। इधर भी ऐसे घुमा देंगे, इधर भी ऐसे घुमा देंगे, ये हो गया साफ़। अब यहाँ पर हम फाइल का इस्तेमाल कैसे होता है, देखिए फाइल का इस्तेमाल ना इस तरह से पाइप के ऊपर ऐसे कर देते हैं, जिससे फ्लेयर बहुत अच्छे से बनता है। देखिए फाइल का इस्तेमाल ऐसे करते हैं ना, ऐसे घिस देते हैं जो नुकीला है, तब हमारा फ्लेयर अच्छे से बनता है। अभी देखिएगा कितना अच्छे से बनेगा फ्लेयर। अब ये 5/8 का पाइप है, तो हम इस्तेमाल करेंगे 5/8 का जो फ्लेयर है ये। अब यहाँ पर देखिए ना, ये 3/4 और 5/8, ये वाला है 5/8। एक तरफ स्विंगिंग करने के लिए होता है और एक तरफ फ्लेयरिंग करने के लिए होता है। तो इस साइड में फ्लेयरिंग को होता है, इधर हम बैठाएंगे इसको पाइप को। अब कितना बाहर निकालना होता है ये भी मैं अभी बताता हूँ कि कितना पाइप बाहर निकालना होता है, क्योंकि कुछ लोगों में कन्फ्यूजन होता है कि कितना पाइप बाहर निकालें फ्लेयरिंग करते टाइम। मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ। देखिए इतना पाइप हम बाहर निकालेंगे। फ्लेयर नट में भी आप देख लें कि कितना निकालना चाहिए, उसमें अगर फ्लेयर नट में अच्छे से देखेंगे तो दिखाई देगा, उसी हिसाब से हम निकालेंगे। थोड़ा सा पाइप बाहर,
जो फ्लेयर लास्ट जहाँ पे जाके बैठेगा ना, घाट जो है इसमें देखिए, जो घाट है यहाँ पे, वहाँ पर जाके चिपक जाना चाहिए। उतना ही हम निकालेंगे बाहर। तो उतना हमने बाहर निकाल लिया है। अब हम इसे हम टाइट कर देते हैं। उतना ही बाहर निकालें हैं जितना कि जा कर के चिपक जाए उसमें। ये फ्लेयरिंग टूल का दूसरा हिस्सा है, इसे हम इससे टाइट कर लेंगे ऐसे। ये हो गया टाइट। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस गोटी को ना यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे बैठाएंगे इसे, क्योंकि ये फ्लेयरिंग करने का जो ये टूल है ना, इसे हम टाइट कर देंगे इसे। और स्विंगिंग करने का टूल ये होता है, आप देख सकते हैं, ये अलग अलग गोटी है ना, ये देख सकते हैं, ये स्विंगिंग करने का टूल है। इसी में बैठाते हैं, इसी जगह पे। तो फ्लेयरिंग करने के लिए हम देखिए, अब हम नट को नहीं भूलना चाहिए कभी भी, लेकिन मैं भूल गया इसलिए क्योंकि मैं ये इधर से मैं बैठा दूंगा नट को, क्योंकि एक रास्ता खाली है। यहाँ से बैठा दूंगा, चला जाएगा उसमें ऐसे। इसलिए मैं वहाँ पर, इसलिए मैं लगाया नहीं उसमें। लेकिन हाँ, सिस्टम में लगा रहे तो आपको ध्यान में ज़रूर रखना चाहिए कि इसे नट को ज़रूर लगाने लेना चाहिए, नहीं तो आपको फिर फ्लेयर बना के फिर से कट करना पड़ेगा। यहाँ पे फाइल को थोड़ा और घस देते हैं, थोड़ा सा। एक होता है कट करने का, ऐसे इसमें डाल के घुमा देते हैं ऐसे, तो अच्छे से जो अंदर का जो बढ़ा हुआ हिस्सा है ना, वो कट जाता है। लेकिन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम नोच प्लायर को थोड़ा सा ऐसे, नोच प्लायर को ऐसे घुमा देंगे थोड़ा सा, तो हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसे बैठाते हैं। ये देखिए कैसे बैठाना होता है। पहले इसे अच्छी तरह से इसे खोल लें, इसे खोल लें अच्छी तरह से पूरा। ये खुल गया। अब इसे हम बैठाएंगे इसमें कैसे, ये देखिए इस तरह से बैठाएंगे, इस तरह से। वो ऑटोमेटिक अपने जगह पे अच्छे से बैठता है वो। अब इसे धीरे धीरे हम टाइट करेंगे। अभी देखिए, आप देख पा रहे होंगे पाइप के पास जा रहा है। जब पाइप के पास पहुंचने वाला हो तो उसे आप सीधा कर लें ऐसे, क्योंकि टेढ़ा बैठाएंगे ना तो फ्लेयरिंग सही से नहीं बनेगा। अब जब इसमें चिपक जाए थोड़ा सा, उसके बाद देख लें अच्छे से बैठा कि नहीं। हर तरफ देख लें कि अगर बराबर बैठा है, उसके बाद टाइट करना शुरू करें। बराबर बैठा है, देखिए बराबर बैठा है ना। अब इसे हम टाइट करना शुरू करते हैं। अब जैसे जैसे टाइट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्लेयर बनता जाएगा। 5/8 का पाइप है, इसलिए थोड़ा टाइट करने में थोड़ा दिक्कत होता है। टाइट तब तक करना है जब तक कि जा कर के चिपक ना जाए उसमें। देखिए चिपक गया है, चिपक गया है, देखिए उसमें जा कर के चिपक गया है। तो थोड़ा सा और हम टाइट करेंगे ताकि अच्छे से ये हो जाए। ये पूरा अच्छे से चिपक गया है जा कर के। देखिए ये हमारा फ्लेयर बन के रेडी है। अब हम इसे निकाल करके देखते हैं कि फ्लेयर किस तरह से बना है। इसे वापस से खोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, देखिए जा कर के एकदम बिल्कुल जा कर के चिपक गया है उसमें। ये प्रोफेशनल बिल्कुल फ्लेयर बना है, जैसे कंपनी वाले जैसे फ्लेयर बना के देते हैं ना, उसी तरह से बिल्कुल बना है ये। अब इसे हम खोल करके देखते हैं और नट को बैठा के, फ्लेयर नट को इसमें बैठा करके देखते हैं कि किस तरह से बैठ रहा है। फ्लेयर बनने के बाद ये जो हिस्सा है ना, बाहरी हिस्सा, ये बाहरी हिस्सा बिल्कुल एकदम चिपका होना चाहिए, इसमें एकदम बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, तभी फ्लेयर बनता है। देखिए बिल्कुल चिपका हुआ, ना तो किधर भी बढ़ा है, ना तो किधर भी घट नीचे है, ना ऊपर है, बिल्कुल एक बराबर लेवल में है। पूरा चारों तरफ पूरा गोलाई इसका लेवल में है, मतलब ये अच्छा बना हुआ है फ्लेयर। इसे हम खोलते हैं और खोल करके देखते हैं कि कैसा फ्लेयर बना है। नट बनाने के बाद कैसा बैठता है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट फ्लेयर बना है ये।
अब नट में बैठा करके देखते हैं। अगर नट में बैठाने के बाद भी थोड़ा बहुत कहीं भी अगर मांगता है तो उसे हम फिर भी कर सकते हैं। ये देखिए नट में बैठा है ना, लेकिन थोड़ा सा और चाहिए इसमें। अगर ऐसा हो जाता है, इतना भी चलेगा, इतना भी चलेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए अगर मानिए कि फ्लेयर में थोड़ा सा गलती हुआ है तो आपको फिर से टाइट करना है। इसमें ऐसे टाइट करना है 5/8 में। 2 बार मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको फिर अच्छे से समझ में आ जाए कि अगर गलती फ्लेयर बना है तो आप कैसे कर सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेयर में अगर थोड़ा सा गलती होता है तो थोड़ा सा और ऊपर उठा लेंगे इसे। इसका जो पूरा रिंग है अच्छे तरह से एक बराबर उठना चाहिए ऊपर हर तरफ। तो थोड़ा सा इसे ऊपर उठा लेंगे और यहाँ पर टाइट करेंगे इसे, क्योंकि थोड़ा सा और झुक जाए तो और बेस्ट हो जाएगा। इसे हम टाइट कर देंगे यहाँ से। ये देखिए टाइट हो गया। अब इसे हम फिर से यहाँ पे लगाएंगे ऐसे उसी तरह से। ये देखिए हो गया ना, ये बैठ गया इसमें। अब फिर से हमें घुमाएंगे इसे जब तक कि जा करके उसमें चिपक ना जाए। ये देखिए उसमें चिपक गया ना। हर तरफ से एक बराबर होना चाहिए। चारों तरफ से एक बराबर होना चाहिए। ऐसे टाइट करते जाएंगे वो बैठता जाएगा। अगर फ्लेयर सही बना हो, अगर फ्लेयर सही बना होता है तो फिर समझ लीजिए कि गैस लीक होने के चांस नहीं होते हैं। लेकिन फ्लेयर में अगर गलती होता है तो फिर गैस लीक होने के चांस होते हैं। इसे हम ढीला करेंगे। देखिए हर तरफ फ्लेयर एक बराबर बना हुआ है। अब देख सकते हैं फ्लेयर इस तरह से बनता है। अब हम फ्लेयर नट में बैठा के देखते हैं। अब फ्लेयर नट में जब हम बैठा के देखते हैं तो देखिए फ्लेयर नट में बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल भी बारीक भी इसमें जगह नहीं है। देखिए इसमें बिल्कुल भी जगह नहीं है गैस लीक होने का। इस तरह से फ्लेयर बनाते हैं। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है पर फ्लेयर। आप ये देख सकते हैं बन के रेडी है फ्लेयर। यहाँ पर ऑयलिंग है ना, मतलब गैस लीकेज है यहाँ से कहीं ना कहीं से, या तो इस वाले से या तो इस वाले से कहीं से लीकेज है थोड़ा बहुत। तो इसे हम गैस चेक करते हैं और लीकेज बाद में चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक हमारे पास LG का 1.5 टन का AC है। ये ब्रांडिंग आप देखिए LG का AC है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि वाटर ड्रॉपिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसे हम देखेंगे और सीखेंगे क्या फॉल्ट है इसमें और इसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं अभी देखिए मैं ये बकेट था, इसमें मैं निकाला वाटर ड्रॉपिंग यहाँ से नहीं, यानी कि जो आउटलेट लाइन है ये ब्लॉक नहीं है। इसको मैं चेक कर लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, या तो फ़िल्टर ब्लॉक होगा, या तो कूलिंग कॉइल ब्लॉक होगा, या तो गैस कम होगा। बस इतना सा प्रॉब्लम होता है वाटर ड्रॉपिंग में। तो वाटर ड्रेन हमने चेक कर लिया, वाटर ड्रेन सही है। अब हम फ़िल्टर चेक कर लेते हैं। और एक पहचान होती है इंडोर में जब गैस कम होता है तो वो भी उसी के साथ में देख लेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसके लिए फ्रंट कवर हटाएंगे। ये हमने हटाया। फ़िल्टर साफ़ है बिल्कुल, कूलिंग कॉइल भी साफ़ है। और दूसरा पहचान जो होता है वो यहाँ पर देखिए आइसिंग जमना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ पे आइसिंग आ रहा है ना, आइसिंग जमना शुरू हो गया है।
जब गैस कम होता है तो कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस जमता है, आप देख पा रहे होंगे, देखिए आइस जम रहा है। तो ये गैस कम होता है तभी ऐसा होता है। तो चलिए अब ऊपर हम वहाँ चल करके हम गेज लगा करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। अगर गैस कम होगा तो गैस चार्ज करेंगे और ऊपर देखेंगे कि कौन सा रेफ्रिजरेंट है इसके अंदर। तो चलिए अब वो कंप्रेसर के पास चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला एसी चल रहा है, इसे हम चेक करते हैं कि इसमें गैस कम है क्या है। यहाँ से खोलेंगे स्क्रू को, कवर को, ताकि हमारा सक्शन लाइन सामने आ जाए। देखिए यहाँ पर ऑयलिंग है ना, मतलब गैस लीकेज है यहाँ से कहीं ना कहीं से, या तो इस वाले से या तो इस वाले से कहीं से लीकेज है थोड़ा बहुत। तो इसे हम गैस चेक करते हैं और लीकेज बाद में चेक करते हैं। लीकेज चेक करने का इतना टाइम नहीं होता है। तो सीधा हम गैस चेक करते हैं और गैस कम है तो गैस चार्जिंग करते हैं। यहाँ पर कौन सा गैस है इसे हम देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा होता है गैस कौन सा है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है R22, 1 किलो 48 ग्राम 48 है। यहाँ पर देखिए 1.48, यानी कि 1.5 किलो गैस यहाँ पर R22 यहाँ पर जाएगा। तो हमारे पास R22 का सिलेंडर है। अब सक्शन लाइन के रास्ते जो मोटा पाइप होता है ना, ये पतला पाइप है, ये मोटा पाइप है। अब यहाँ पर पकड़ के देखते हैं तो हल्का ठंडा है ये, और डिस्चार्ज लाइन बिल्कुल ज़्यादा ठंडा है, चिल्ड है डिस्चार्ज लाइन, यानी कि गैस कम है, कन्फर्म है यहाँ पर। इसे हम खोलते हैं और यहाँ पर एक गेज लगाते हैं। कौन सा? गेज के नीचे वाला जो लाइन होता है, ठीक, गेज के नीचे वाला जो लाइन होता है, इसी को हम यहाँ पर लगाते हैं। अगर ये वाला गेज हम यूज करते हैं तो इसके नीचे जो लाइन है ना येलो कलर का, इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। लेकिन हम गेज इसको यूज करेंगे क्योंकि ये वाला थोड़ा ख़राब है, इसलिए हम इसको इसके नीचे वाला ठीक लाइन हम यहाँ पर लगाएंगे सिलेंडर में, सॉरी इसमें हम लगाएंगे सिस्टम में। ये हमने लगाया और यहाँ पर प्रेशर देखिए 40 का प्रेशर है, 40 से भी कम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 से भी कम है, इसलिए सक्शन लाइन से यहाँ पर सक्शन लाइन ठंडा नहीं है और डिस्चार्ज लाइन बहुत ठंडा है। गैस की कमी है इसमें। तो गैस कैसे चार्ज करते हैं इसको देख लीजिए, टॉपअप कैसे किया जाता है। 40 का प्रेशर है, 35 का प्रेशर है, ये 35 का, इसलिए कूलिंग कॉइल के ऊपर आइस आ रहा था और जब कंप्रेसर बंद हो रहा था उसके बाद वही आइस पिघल करके नीचे गिर रहा था। तो गैस चार्ज करने के लिए अब देखिए, अब बीच वाला जो लाइन होता है ना, ये कॉमन होता है, बीच वाला ये सिलेंडर में लगता है। तो इसे हम खोलते हैं यहाँ से और देखिए इसके साथ में हम एम्पियर भी चेक करेंगे। तो एम्पियर भी हम लगा लेते हैं, किलोमीटर और गेज का प्रेशर दोनों हम चेक करके तो हम गैस चार्जिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए जो मोटा मोटा 2 वायर है ना, किसी एक में लगाएंगे। एम्पियर पर सेट करते हैं। 1.5 टन का एसी है, ये लगभग 11 एम्पियर के आसपास में लेना चाहिए। यहाँ पर देखिए 12 एम्पियर लिखा हुआ है, 12 एम्पियर, ये 12 एम्पियर लेना चाहिए पूरा, लेकिन ले कितना रहा है 9 एम्पियर। तो हम लगभग 10, साढ़े 10 या फिर 11 एम्पियर के आसपास में कर देंगे और इसको भी मेंटेन करते हैं प्रेशर को। तो बीच वाला जो लाइन होता है ना, इसे हम सिलेंडर में लगाते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए कि कैसे टॉपअप करना होता है। ये हमने लगाया सिलेंडर में, ये सिलेंडर में हमने लगा दिया। अब यहाँ से इस वाल को खोलते हैं। इस वाल को हमने खोला, ये गैस पहुँच गया कहाँ तक, यहाँ तक गैस पहुँच गया। अब देखिए डायरेक्ट इसको वाल को नहीं खोलना है, इसको पर्च करना होता है क्योंकि इसमें एयर है गैस में। तो उस एयर को निकालने के लिए यहाँ से ऐसे एयर को निकालते हैं। देखिए ऐसे एयर निकल गया, इसको भी थोड़ा सा ढीला कर देते हैं, ये भी निकल गया। अब देखिए, अब इस वाल को हम खोलते हैं। सिलेंडर को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सिलेंडर को उल्टा करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए 50 का हमारा 35 का प्रेशर है, इसे हम खोलते हैं। देखिए सिस्टम में गैस जाने लगा। ये होता है आसान तरीका, इस लाइन का कोई काम नहीं है।
ये रेड वाला इसके नीचे ठीक जो लाइन है इसको हमने सिस्टम में लगाया, और बीच वाला जो लाइन है कॉमन इसको हमने सिलेंडर में लगाया, सिलेंडर में कनेक्ट किया। अब एक गैस जा रहा है देखिए। तो स्टेप बाय स्टेप करके गैस डालते हैं, थोड़ा सा गया गैस, फिर हम बंद करते हैं इसको। अभी देखिए लगभग 50 के आसपास में हुआ, लेकिन ये 50 नहीं है, ये 45 है, क्योंकि हमारा मीटर थोड़ा सा ख़राब है, वो ज़्यादा थोड़ा सा बताता है। तो इसे फिर हम खोलते हैं। 60 का प्रेशर देने वाले हैं, अप्रैल चल रहा है अभी, 60 का प्रेशर इसमें हम दे देंगे। तो इस तरह से गैस चार्जिंग करते हैं। अभी देखिए, और एम्पियर भी यहाँ पर देखिए 10.2 एम्पियर हो गया है। 10:30 के आसपास में हम एम्पियर कर देंगे, या फिर 11 भी ले लेता है तो भी सही है। यहाँ पर हीटिंग भी आने लगा है। अब यहाँ पर सक्शन हम चेक करते हैं, सक्शन भी सही हो गया। और डिस्चार्ज लाइन जो ठंडा था पहले, वो अभी ठंडा नहीं है, अभी नॉर्मल हो गया। अब देखिए थोड़ा सा चलने देते हैं, सक्शन और अच्छे से आएगा। यहाँ पर देखिए 60 का प्रेशर हो गया है, तो 60 का प्रेशर हो गया, इसे हम अब गैस इससे ज़्यादा नहीं देंगे। अब थोड़ा सा वेट करते हैं, उसके बाद सक्शन अभी थोड़ी देर के बाद चिल्ड हो जाएगा, क्योंकि गैस जब डालते हैं ना तो थोड़ी देर के बाद सक्शन लाइन चिल्ड होता है। देखिए सिलेंडर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं, गर्मी होती है तो सिलेंडर उल्टा करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर ठंडक का समय होता है तो उसमें क्या होता है कि गैस जल्दी नहीं लेता है सिस्टम, तब उल्टा करने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर देखिए प्रेशर 60 का प्रेशर हो चुका है। और सक्शन लाइन की बात की जाए तो सक्शन लाइन बिल्कुल चिल्ड होने लगा है अभी, पहले चिल्ड नहीं होता था, अभी चिल्ड होने लगा है। और एम्पियर हम बोले थे 10.5 का एम्पियर मेंटेन हो जाएगा, तो 10.7 देखिए। अभी और थोड़ा गर्मी बढ़ेगा ना अप्रैल मई में, तो यही एम्पियर 11 एम्पियर हो जाएगा, 11 एम्पियर। और यहाँ पर जो प्रेशर है ना 60 का 65 का प्रेशर हो जाएगा। तो ये होता है तरीका गैस चार्जिंग करने का। अब थोड़ा सा इसे हम चलने देते हैं, और वीडियो को हम अभी बंद करते हैं थोड़ा सा। उसके बाद फिर मेंटेन हो जाता है तो फिर मैं वीडियो को चला करके दिखाता हूँ। थोड़ा मेंटेन किया, अभी तो परफेक्ट हो गया है, बिल्कुल इतना सही कमी था, लगभग 500 ग्राम गैस गया होगा इसमें। 2 स्टेप डाले हैं, 2 स्टेप में 500 ग्राम चला गया होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से गैस खींचा है। तो यहाँ पर गैस कंप्लीट हो चुका है। मैं 10 मिनट के बाद फिर से देखता हूँ, सक्शन लाइन बिल्कुल चिल्ड है और डिस्चार्ज लाइन नॉर्मल है। एम्पियर 10.6 के आसपास, 5 है, 6 है, देखिए 6.5 हो रहा है। और यहाँ पर गैस सही है, तो यहाँ पर इसे हम बंद करते हैं। अब इससे ज़्यादा हम गैस नहीं चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर सिलेंडर से हमने निकाल दिया, कलेमीटर हमने निकाल दिया, फिर वापस से उसे हम टाइट कर देंगे जैसे पहले था। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडोर के पास हम आ गए हैं। अब फिर से हम खोल के देखते हैं अभी यहाँ पे क्या है। गैस चार्जिंग हमने कर दिया। अब यहाँ पे पाइपिंग पे देख रहे हैं मॉइस्चर है, जो आइस बन रहा था ना वो आइस ख़त्म हो गया, मॉइस्चर बन रहा है। देखिए ये मॉइस्चर बनना ये सही होता है, हल्का हल्का मॉइस्चर है, जो बर्फ़ है ना वो गल के मॉइस्चर हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आइस नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए पानी अभी मॉइस्चर बन रहा है, नीचे नीचे टपक रहा है, ये जितना बर्फ़ था। अब ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया, और कूलिंग भी परफेक्ट दे रहा है अभी। तो इतना सा प्रॉब्लम होता है इसमें, इस तरह से फिक्स कर सकते हैं। फ़िल्टर को हम लगा देते हैं। एक हाथ से फ़िल्टर लगाना भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये वाटर ड्रॉपिंग जो हो रहा था इसकी वजह से हो रहा था, गैस कम था इसकी वजह से। अभी दोबारा ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आज का ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये हमारे पास 5 टन डक्टेबल एयर कंडीशनर का आउटडोर कंडेंसर फैन मोटर है। ये इसकी वायरिंग कनेक्शन इसका कैसे किया जाता है कंप्लीट आज हम सीखने वाले हैं। इसकी देखिए सिंगल स्पीड का है, और इसमें जो है कॉमन स्टार्टिंग रनिंग 3 वायर हैं इसमें। देखिए एक ब्लैक, एक येलो और एक ब्राउन कलर का।
तो इसमें क्या होता है, इसमें एक डिस्क्रिप्शन का एक चिपका होता है स्टिकर, इसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसको नहीं देखना चाहते हैं तो आपको फाइंड करना होगा किलोमीटर से कि स्टार्टिंग रनिंग कॉमन कौन सा है। लेकिन वैसे मैं बता दूं, यहाँ पर ये ब्लैक वाला कॉमन है और ये येलो वाला रनिंग है और ये स्टार्टिंग है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा होता है, देखिए प्लीज़ कम हियर कैमरा। ये देखिए येलो कलर का है ना, देखिए एक ब्लैक कलर का, एक ये हमारा न्यूट्रल है, ब्लैक कलर का एक अलग सप्लाई कॉमन का है, ये ब्लैक कलर का वायर। और जो ये ब्राउन कलर का वायर है ना, एक कैपेसिटर पे लगेगा। येलो कलर का वायर, ये दो कैपेसिटर, देखिए CAP लिखा हुआ है, तो कैपेसिटर पे दो वायर लगेंगे, यानी कि येलो और ये हमारा ब्राउन, येलो और ब्राउन कैपेसिटर पे लगेंगे। देखिए दोनों थिम्बल लगे हुए हैं इसमें। तो हेड माफी जी, हाँ, तो यहाँ पर दो वायर कैपेसिटर पे लगेंगे, यहाँ पर देख करके भी आप पहचान सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है, तो इसका कनेक्शन समझ लीजिए। एवं नाम मेरे पास ये 5 UF का कैपेसिटर है, इसमें देखिए 5 UF का कैपेसिटर इसमें लगेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है ये समझ लीजिए। ये दो वायर कैपेसिटर पे लगेंगे, यहाँ पर देख लीजिए दो वायर, एक येलो और एक ब्राउन, ये दो वायर कैपेसिटर पे लगेंगे। देखिए यहाँ पे CAP लिखा हुआ है ना, दो वायर कैपेसिटर पे लगेंगे। और ब्लैक वायर ABLK लिखा हुआ है ना, ब्लैक वायर, ये इसको हम छोड़ देंगे, ये कॉमन का है। तो ये दो वायर हम कैपेसिटर पे लगा देते हैं, एक इस साइड पे हमने लगाया और एक इस साइड पे हमने लगाया और दूसरा हमारा जो है इस साइड पे हमने लगाया। अब देखिए इसके बाद समझना क्या है कि जो इसमें से 2 पॉइंट है ना, जो रनिंग का होगा वहाँ पर एक मेन सप्लाई यहाँ पर देंगे हम, और स्टार्टिंग वाला ऐसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर रनिंग, अब देखिए मोटर कभी कभी उल्टा चलने लगता है, तो इसका क्या रीज़न होता है। इसका रीज़न ये होता है कि जैसे रनिंग की तरफ है ना, ये रनिंग है, इसके तरफ एक मेन सप्लाई हम देंगे। एक सप्लाई तो हमारा डायरेक्ट कॉमन का जा रहा है, दूसरा सप्लाई जो है रनिंग का हम यहाँ से देंगे, यहाँ से नहीं, ये स्टार्टिंग का पॉइंट है, यहाँ से नहीं देंगे। यहाँ से देंगे तो मोटर उल्टा चलने लगेगा, इसका जो क्लॉकवाइज होता है ना, वो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा मोटर। कभी कभी आपने देखा होगा कि फ़ैन कभी कभी उल्टा चलता है, तो यही कारण होता है कि स्टार्टिंग की तरफ हम मेन सप्लाई दे देते हैं, जिसकी वजह से उल्टा चलता है। अब रनिंग की तरफ हम सप्लाई देंगे तो ये एक क्लॉकवाइज चलेगा, सीधा चलेगा। तो इसका कनेक्शन हम देते हैं। अब देखिए एक वायर हम यहाँ से उठाते हैं, ये हमने लगा दिया, ये लगा दिया हमने रनिंग की तरफ, ये रनिंग की साइड हो गया, ये कनेक्शन पूरा हुआ। कैसे, अब देखिए ये लगाना है और एक ये सप्लाई लगाना है, ये दो सप्लाई लगाना है, यानी कि ये जो रनिंग की तरफ है ना, ये रनिंग की तरफ। अब देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, उसी तरह से सर्किट आपको बनाना है। येलो कलर का वायर देखिए दिख रहा है ना क्लियरली, ये देखिए येलो कलर का वायर, ये एक मेन सप्लाई यहाँ से जा रहा है और एक मेन सप्लाई ये ब्लैक कलर का वायर जा रहा है, यानी कि हो गया ना एक ब्लैक कलर का वायर और ये एक हमारा येलो कलर का वायर जो कि कैपेसिटर में टच होकर के जा रहा है। उसी तरह से देखिए कैपेसिटर में टच हुआ है और एक सप्लाई येलो कलर का निकल रहा है, तो येलो कलर का ये सप्लाई और ये यहाँ से हमने एक वायर लगाया है, ये हो गया कंप्लीट। अगर इस वायर को हम यहाँ पे लगा देते हैं तो यानी कि ये येलो कलर का वायर हम ब्राउन पे लगा देंगे तो ये उल्टा चलने लगेगा मोटर। अब ये सप्लाई कंप्लीट हुआ, इसको हम चेक करते हैं चला करके। न्यूट्रल और लाइन सप्लाई हम देते हैं यहाँ पे और इसको चलाते हैं। ये देखिए ये चल रहा है ना, एक क्लॉकवाइज चल रहा है अभी मोटर। सर्किट शो हियर, सर्किट हियर, शो हियर कैमरा। ये देखिए इसका सर्किट आप समझ लीजिए। तो देखिए किस तरह से चल रहा है मोटर। अब ये मोटर हमने बंद किया, ये चल रहा है अभी, मोटर हमने बंद किया। अगर इस वायर को हम यहाँ पे लगा दें तो ये उल्टा चलने लगेगा।
तो उल्टा चला के हम दिखाने वाले नहीं है, क्योंकि उल्टा अगर चलेगा तो हो सकता है मोटर वोटर ख़राब हो जाए। तो ये 600 रियाल का मोटर है, यानी कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया की करेंसी होगी लगभग 12-13 हज़ार के आसपास इंडियन करेंसी होगी इसकी। तो इसको हम उल्टा नहीं चलाने वाले, कहीं ख़राब हो जाएगा। फिर से आप समझ लीजिए इसको, वायर को आसानी से हम इसको निकाल देते हैं और इसका कनेक्शन आप समझ लीजिए। इसमें से दो जो स्टार्टिंग और रनिंग होगा उस वायर को हम बगल निकाल लेंगे, कॉमन को अलग छोड़ देंगे। ऐसे ये ब्लैक कलर का वायर कॉमन को अलग छोड़ दिए और रनिंग स्टार्टिंग को हम कैपेसिटर पे लगा देंगे। ये रनिंग और ये हमारा हो गया स्टार्टिंग। रनिंग स्टार्टिंग को हमने लगा दिया कैपेसिटर पे। अब जो पॉइंट रनिंग का होगा, इसमें ये पॉइंट रनिंग का है या तो ये पॉइंट का रनिंग का है, जो भी आप फाइंड कर लें पहले कौन सा रनिंग का है। तो रनिंग के तरफ आपको ये मेन सप्लाई देनी है। अब देखिए कैपेसिटर में लगा ना 2 वायर, तो रनिंग जो है उसके साइड में, अगर ये रनिंग है तो इस साइड में लगाएंगे, अगर ये रनिंग है तो इस साइड में लगाएंगे। तो ये वाला हमारा रनिंग है पीले कलर का, यहाँ पर एक मेन सप्लाई दे दिए। ये हो गया, निकल गया हमारा मेन सप्लाई, और ये हो गया हमारा कॉमन सप्लाई। अब इन दो वायर को फिर से हम लगाते हैं। देखिए सीधा सिंपल सा कनेक्शन है इसका। ये देखिए मोटर चल रहा है, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, क्लॉकवाइज। अगर उल्टा कनेक्शन दे देते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा ये। सी हियर, आप यहाँ पे देख लीजिए सर्किट डायग्राम, समझ पाएंगे। फोकस हियर कैमरा, फोकस हियर। ये देखिए येलो कलर का वायर और एक ब्राउन कलर का वायर। ये येलो कलर का वायर, ये ब्राउन कलर का वायर को 2 कैपेसिटर पे लगेगा, और एक ब्लैक कलर का वायर, इसको हम सीधा छोड़ देंगे कॉमन के लिए, कॉमन है हमारा। अब ये येलो कलर का वायर देखिए ब्राउन की तरफ, ब्राउन तो लगा हुआ है यहाँ पे, ब्राउन देखिए लगा हुआ है, और येलो कलर का जो वायर है उसके तरफ से एक यहाँ पे सप्लाई निकला है ना, तो एक सप्लाई हमने ये ब्लू कलर का वायर लगा दिया हमने, एक मेन सप्लाई। एक मेन सप्लाई यहाँ से देंगे, एक मेन सप्लाई ब्लैक वायर, एक मेन सप्लाई ये हो गया हमारा, ये 2 मेन सप्लाई हो गया। ये होता है कंप्लीट कनेक्शन। इस तरह से बहुत ही आसानी से हम मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं और आसानी से मोटर को चेक कर सकते हैं। अब रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। इससे पहले भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, लेकिन आज भी अब भी मैं बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो। आप देख सकते हैं कि यह कैसे फाइंड करेंगे रनिंग स्टार्टिंग कॉमन कौन सा है। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूजफुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले।